नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 हिंदी, जिसका एग्जाम आज यानी कि 18 फरवरी को होने वाला है, उसके वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो आपका आने वाला सब्जेक्ट है उसका भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आप सभी का क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका इसी प्रकार से रहेगा। देखिए यहाँ पे आपका पंजीयन संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर को भरना है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ईयर यानी कि पंजीयन वर्ष को भरना है, यहाँ पे अपना रोल कोड भरना है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका रोल नंबर भरना है, फिर उसके बाद लिपि हिंदी के लिए लिपि होता है देवनागरी और इंग्लिश के लिए होता है रोमन। तो हिंदी के लिए यहाँ पे क्या भरेंगे, देवनागरी भर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आज का डेट भर दीजिएगा यानी कि 18 फरवरी 2025, ठीक है। बाकी बस जो दिव्यांग रहता है यहाँ पे टिक लगा दिया जाता है, दिव्यांग जो नहीं है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, टिक नहीं लगाना, नो पे टिक लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से रहेगा। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा है इसमें आपका टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इनमें से प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, एक अंक का यानी कि एक नंबर का रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक करके देखते हुए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि ये जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या लिखा गया है कि स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना। यानी कि स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है, दूसरे पर आश्रित नहीं रहना, यानी कि अपना जो सहारा है, अपना जो आश्रय है, ये खुद यानी कि अपने आप बनना स्वावलंबन का अर्थ होता है। किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना संसार के प्रवालंबी यानी कि दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यानी कि दूसरे पर आश्रित रहना ये क्या है, एक प्रकार का पाप है यानी कि हीन है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। यानी कि जो व्यक्ति दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, उसके व्यक्तित्व का क्या हो जाता है, एक तरह से हीन हो जाता है और वो अपने व्यक्तित्व को बौना बना करके रख देता है। प्रआश्रित या प्रालंबी को हमेशा आधार देने वाले के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। यानी कि अगर हम किसी दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, निर्भर रहेंगे, तो उसके जो इशारों पर हमें नाचना पड़ेगा, उसके कामों को सुनना पड़ेगा, उसके अधीन रहना पड़ता है, ठीक है। और व्यवस्था रहा करती है, यानी कि उसके कार्य को करना हमारी क्या रहेगी, व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थों में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता है वही एक्चुअल में जान पाता है कि दुख क्या होती है, पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान क्या होता है, यानी कि मान सम्मान किसे कहते हैं। उसके बाद देखिए आगे लिखा गया है कि व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं रखा करता है। यानी कि जो व्यक्तित्वहीन व्यक्ति होती है इस जीवन में वास्तव में क्या होता है, एक तरह से पशु और कीड़े मकोड़ों से भी अधिक जीवन महत्व नहीं रखता है। क्लियर है बच्चों, ये आपका पैसेज हो गया। चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि स्वावलंबन का क्या अर्थ है। तो शुरू लाइन में ही हम लोगों ने पढ़ा कि स्वावलंबन का अर्थ होता है अपना सहारा स्वयं बनना। क्या होता है, अपना सहारा स्वयं बनना स्वावलंबन का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं। तो जो आपका प्रावलंबी होते हैं बच्चों, ये कैसे लोग होते हैं, तो ये आपका दूसरों पर आश्रित रहने वाले लोग
होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, दूसरों पर आश्रित रहने वाले। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दुख, पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। तो दुख, पीड़ा और मान सम्मान का जो महत्व है बच्चों, ये आपका आत्मनिर्भर व्यक्ति समझ सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मनिर्भर व्यक्ति। देखिए जो ऑप्शन सही होगा ना, तो यहाँ पे जो आपका पेज में इस तरह से खाली स्थान 2 लाइन दिया रहेगा, इसमें आपको उस ऑप्शन को लिखना है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, और इस प्रकार से आपको लिख देना है जो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यहाँ पे आत्मनिर्भर व्यक्ति, ठीक है, आत्मनिर्भर व्यक्ति, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, टिक लगाने वाला नहीं है, लिखने वाला है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है। तो जो आपका व्यक्तित्वहीन जीवन है बच्चों, ये आपका पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लास्ट लाइन में ही हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं रखता है, यानी कि उसी के बराबर आपका होता है, कीड़े मकोड़े पशु के समान आपका होता है। क्लियर बच्चों। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आगे आपका निर्देश दिया गया है कि एक कव्यांश दिया गया है, जिस कव्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसके जो प्रश्न है 5 से लेकर के 8 तक के, इसके उत्तर को देना है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है कि तुम भारत हम भारतीय, तुम माता हम बेटे, किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दृष्टि से देखे। ओ माता तुम एक अरब से अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, आदम्य बलशाली, भाषा वेश प्रदेश भिन्न, फिर भी भाई भाई, भारत की संस्कृति साझी संस्कृति में पलते भारतवासी, सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, दुर्दिनों में एक साथ जगते पुरुष होते हैं। यानी कि यहाँ पे भारत के बारे में लिखा गया है कि हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये क्या है, भाई भाई है, और भारत को यहाँ पे माता के रूप में दिखाया गया है। और इसकी जो टोटल 1 अरब से अधिक जनसंख्या है उसके क्या दिखाया गया है, भारत माता की 1 अरब से अधिक भुजाओं के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है। तो अभी मैंने आपको बताया इसमें भारत को माँ की उपाधि दिया गया है, यानी कि भारत को माता के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है। तो कवि ने माँ को 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली कहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत की संस्कृति कैसी है। तो जो भारत की संस्कृति है एक साझा संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साझा संस्कृति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सुदिनों में हम क्या करते हैं। तो सुदिनों में हम हंसते हैं, गाते हैं और सोते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका और 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहां से आपका व्याकरण सेक्शन का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। देखिए मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं इसको यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, अगर उस वीडियो को जो बच्चे देखे होंगे तो इसका आंसर आप लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें आपका कर्म नहीं होता हो, यानी कि कर्म जिसमें नहीं होता उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे। और सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, जिसमें आपका कर्म होता हो। ठीक है, और तो दूसरे तरीके से आप ट्रिक से इसे सोच सकते हैं कि जैसे ऐसे वाक्य में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जहां पे आपका अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया छांटने का रहेगा तो उस वाक्य में क्या करेंगे हम लोग, क्या लगा करके प्रश्न बनाएंगे। अगर हमें जवाब मिलता है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, वो आपका सकर्मक क्रिया है। अगर हम लोग हमें जवाब नहीं मिलता है तो उसे क्या कहेंगे, वो आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका 4 वाक्य दिया गया, यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि बच्चा सो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सवाल बनाइए, बच्चा क्या सो रहा है, तो यहाँ पे इसका उत्तर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, बच्चा क्या सो रहा है उत्तर मिल भी नहीं करेगा। पूछता कि कौन सो रहा है तो यहाँ पे उत्तर मिलता है कि बच्चा सो रहा है। अब बच्चा क्या सो रहा है तो यहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कर्म है ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद है कौन जा रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सवाल बन ही नहीं रहा है, यानी कि इसमें भी कर्म आपका नहीं है, तो ये भी आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऊंट दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, ये भी क्या है आपका अकर्मक क्रिया है, ये भी क्योंकि क्या से सवाल बनाने पर जवाब नहीं मिल रहा, यानी कि कर्म इसमें नहीं है। उसके बाद आपका रीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है, पत्र लिखती है। ठीक है, यानी कि इसमें आपका क्या है,
कर्म है, और ये क्या हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीता पत्र लिखती है, एक क्या है आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान आज वर्षा होती है, सही अवयव पद को चुने। यानी कि यहाँ पे इनमें से क्या भराएगा आपको सो चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं वह आज वर्षा होती है, तो अच्छा लग रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो ये नहीं होगा। या आज वर्षा होती, तो ये भी नहीं अच्छा है। काश, यहाँ पे देखिए काश भर के देखिए, काश आज वर्षा होती, तो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो यहाँ पे सुटेबल क्या है, काश है, तो काश इसका करेक्ट आंसर आएगा, काश आज वर्षा होती। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खूब मन लगाकर पढ़ो, खाली स्थान परीक्षा में प्रथम आओ। यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा, तो देखिए यहाँ पे है आपका पहला ऑप्शन है इसलिए, खूब मन लगाकर पढ़ो इसलिए परीक्षा में प्रथम आओ। क्या अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपका ताकि, यहाँ पे ताकि भर के देखिए, यानी कि खूब मन लगा करके पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। कितना अच्छा लग रहा है सुन ले। तो यहाँ पे सुटेबल क्या है, ताकि है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो गुण होता है उसे सभी चाहते हैं, यानी कि जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं, वाक्य का प्रकार बताएं। ये तो कौन सा वाक्य है, कॉमा यहाँ पे शुरू में देख लिए तो पता ही चल जा रहा भाई मिश्र वाक्य है। ठीक है, और ये जो वाक्य है आपका इस पे आपका डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नवरत्न कौन सा समास है। तो मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि देखिए जब भी आपका संख्या वाला कोई भी वर्ड आ जाए, जैसे नवरत्न हो गया, चौराहा हो गया, ठीक है, आपका कह सकते हैं दुबटिया हो गया, ठीक है, तो आपका ये सब जो मतलब जहां पे संख्या वाला चीज आ जाए, संख्या वाला वर्ड आ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आपका द्विगु समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और द्वंद्व समास किसे कहेंगे, द्वंद्व समास आपका अलग होता है, जैसे रात दिन, ये सब क्या है, रात दिन, भाई बहन, ये पुरुष महिला, ठीक है, जिसमें आपका हाइफन लगा लिए, ठीक से समझ जाइए, उसे द्वंद्व समास कहेंगे। और जिसमें आपका संख्या शुरू में रहे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आपका द्विगु समास कहेंगे। तो यहाँ पे नवरत्न है, यानी कि 9 संख्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राम से पढ़ा नहीं जाता, वाच्य का प्रकार बताएं। ठीक है, तो राम से पढ़ा नहीं जाता कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पे भाव को प्रकट किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। उसके बाद देखिए बच्चों अब यहाँ से आपका फिर से निर्देश दिया गया है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसके जो नीचे क्वेश्चन देखें उसके उत्तर को देना है। तो वही निर्देश में दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन को के नाम से प्रतिष्ठित, काशी में कालधर हनुमान व नृत्य विश्वासनाथ है, काशी में बिस्मिल्लाह खां है, काशी में हजारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विधाधारी है, बड़े रामदास जी हैं और मुजुद्दीन खां है, वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका गद्यांश है ना, ये आपकी किताब से ही लिया गया है। और आपके किताब में कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो नौबत खाने इबादत से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपका अतीन्द्र मिश्रा। ठीक है, इसी से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो अभी बताएं नौबत खाने में इबादत इस चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है, तो अभी बताएं आपको अतीन्द्र मिश्रा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है, तो काशी को आपका परंपरा की पाठशाला कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें डाउट है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि काशी में कालधार, यहाँ देखिए यहाँ पे संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, काशी किसकी पाठशाला कहा गया, तो संस्कृति की पाठशाला होगा, यहाँ पे परंपरा नहीं होगा, इसको आप यहाँ पे सही कर लीजिए, संस्कृति होगा। बोले डाउट लग रहा है थोड़ा सा, अभी पढ़े भाई साहब, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो जो शास्त्रों में काशी प्रतिष्ठित है बच्चों, ये आपका आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका एक काव्यांश दिया गया है जो कि आपकी किताब में जो चैप्टर है उसी से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वही निर्देश दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे नीचे जो प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो देखिए वही है, इसको पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर
कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। ठीक है, तो देखिए ये आपका कविता था और ये जो कविता है ना आपका किससे लिया गया है, तो ये जो कविता है बच्चों ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये आपका संगतकार से लिया गया है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो संगतकार से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि आपका मंगलेश डबराल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी, तो मुख्य गायक की जो आवाज है ये आपका चट्टान जैसी भारी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चट्टान जैसी भारी। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है, तो संगतकार आपका मुख्य गायक का आपका छोटा भाई भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है और दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, क्या खरीदा था, तो ये खीरा खरीदे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खीरा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था, तो लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का कारण था विचारों की भिन्नता, यानी कि दोनों के बीच जो विचार थे ये दोनों का विचार क्या था, भिन्न भिन्न था, इस वजह से दोनों के बीच हमेशा टकराव होते रहता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा विचारों की भिन्नता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी, तो फादर बुल्के की जो चिंता थी ये हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने को थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्र भाषा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कन्यादान कविता में किसका दुख प्रमाणिक बताया गया है, तो ये जो आपका कन्यादान कविता है इसमें आपका किसका दुख, तो इसमें आपका माँ के दुख को प्रमाणिक बताया गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माँ। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये सब आपको करने में क्या पैसा लग रहा है, नहीं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है आपका 27 नंबर का कि परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था, तो परशुराम के क्रोध को किसने, तो श्री राम जी ने आपका शांत करने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राम ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया था, तो भोलानाथ और उसके साथियों के द्वारा जो बिल था उस बिल में पानी डालने से आपका सांप निकल आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सांप। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है, तो जो जॉर्ज पंचम की लाट है बच्चों ये आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है कि कटावों को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है, तो कटावों को हिंदुस्तान का आपका स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्लियर है बच्चों, अब चलिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है पहला आपका कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है, तो देखिए लक्ष्मण ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर योद्धा की विशेषताएं बताई है। लक्ष्मण ने कहा है कि वीर योद्धा वह होता है जो अपने शत्रु को परास्त कर सके। उन्होंने यह भी कहा है कि वीर योद्धा वह होता है जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रख सके, यानी कि लक्ष्मण ने यहाँ पे जो वीर योद्धा की विशेषता बताई है उसमें क्या कहा है कि वीर योद्धा वो होता है जो अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को परास्त कर सके और जो अपने क्रोध को नियंत्रण कर सके, और वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते हैं और वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है, तो ये आपका विशेषता बताया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों कि एक कहानी यह भी आपको क्या प्रेरणा देती है, तो ये कहानी ये जो आपका मन्नू भंडारी के मतलब कहानी है, ठीक है, इसमें आपका क्या प्रेरणा यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए मन्नू भंडारी की कहानी एक कहानी यह भी से कई तरह की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पे पॉइंट देकर के आप लोग लिख सकते हैं पहला पॉइंट में कि इससे हमें किसी व्यक्ति के उसके बाहरी रूप रंग के आधार पर परखना नहीं चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग यानी कि बाहर की थोपड़ा को देख करके उसे परखना नहीं चाहिए, ये पहली विशेषता है।
दूसरी प्रेरणा हमें क्या मिलती है कि हमें लड़कियों को उनकी खूबसूरती के बजाय उनके गुण को ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। यानी कि हमें लड़की जो होते हैं उनको हमें उनकी खूबसूरती से ज़्यादा उनके गुण को अहमियत देना चाहिए। लड़कों को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी सुविधाएं देनी चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने का अधिकार केवल पुरुषों का नहीं बल्कि महिलाओं का भी है। और पांचवा इसमें प्रेरणा मिलती है कि साधारण लड़की भी असाधारण बन सकती है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा है। वह तन से बहुत बूढ़ा और मर्याल सा था परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। उसके बाद आगे आपको लिखना है क्या है कि वह सुभाष चंद्र का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देख करके आहत था। यानी कि उसकी जो बिना चश्मे वाली मूर्ति थी उसे देख करके आहत था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देख करके लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया हो फिर भी वह ठीक नाम था। वह कस्बे का अगुवा था। क्लियर है। तो ये हो गया आपका अगला ये क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया। तो देखिए भोलेनाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। यानी कि बहुत अपने दोस्तों के साथ उसे खेलने में बहुत ही अच्छा लगता था। वह साथियों को हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देकर के सब कुछ भूल जाता है। उसी मग्न व्यवस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। यानी कि सारा जो मग्न व्यवस्था हो जाता है, खेलते रहता है, इससे वह सिसकना भूल जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम में गोपियों ने किस प्रकार का अभिव्यक्त किया है। यानी कि कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से व्यक्त किया है सो लिखना है। तो देखिए गोपियों ने कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों में से व्यक्त किया है। वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। वे स्वयं को क्या कहती है तो कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। वे स्वयं को हरिल पक्षी के समान कहती है जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। वे मन, वचन और कर्म के कृष्ण में मन में धारण किए हुए हैं। वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती हैं। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यवस्थित हो उठती है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। जो बिस्मिल्लाह खान है इसे शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है उसी के बारे में लिखना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर लिखकर लिखना है कि शहनाई मुख्यतः मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। कहा जाता है कि यह मंगल ध्वनि पैदा करने वाला वाद्य यंत्र है। खान साहब इसी के द्वारा मंगल ध्वनि बजाते थे। शहनाई वादक के रूप में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है। यही कारण है कि उन्हें शहनाई का मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। 15 अगस्त 26 जनवरी शादी अथवा मंदिर जैसे मांगलिक स्थलों में शहनाई बजाकर शहनाई के क्षेत्र में इन्होंने शोहरत हासिल की है। इनकी जैसी मंगल ध्वनि शायद ही कोई और निकाल पाया हो। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो देखिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को 2 कारणों से याद किया जाता है। पहला कारण क्या है तो डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्मभूमि है। यानी कि जो प्रसिद्ध शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था तो डुमराव में हुआ था। और जो आपका दूसरा इसकी विशेषता है यानी कि दूसरा कह सकते हैं कि दूसरा कारण है जो कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है कि यहाँ सोन नदी के किनारे नरकट घास मिलती है जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे जो सोन नदी के किनारे एक घास है नरकट घास, ठीक है, जो कि यहीं पे आपका डुमराव में मिलता है और जिसका जो उपयोग है ये आपका रीढ़ मतलब जिसका जो रीढ़ का उपयोग है इस शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। तो देखिए कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम का मिला जुला रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों को स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों की रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। इस
प्रकार फसल प्राकृतिक और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति है। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि जो फसल है आपका, फसल मिट्टी, आपका पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम का मिलाजुला रूप है। फसल आपका नदियों के पानी का जादू है, मानव के हाथों का स्पर्श है कि महिमा है, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। ठीक है, तो ये आपका फसल हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल जो क्वेश्चन करवाया बच्चों, अभी तो फिलहाल हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हो सकता है तो आपका सब्जेक्टिव का और एक वीडियो मैं अपलोड कर दूं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और प्लीज वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।